शुरुआत सावधान करने वाली खबर के साथ करेंगे। त्योहारों से पहले एक बार फिर से मिलावटखोर एक्टिव हैं, तो खाद्य विभाग भी कम एक्शन में नहीं है। आज फिर अयोध्या से लेकर कानपुर तक प्रशासन ने ताबड़तोड़ छापेमारी की और लाखों रुपए का मिलावटी सामान जब्त किया। यूपी के 3 शहरों से आई ये तस्वीरें मिलावटखोरी की गवाही दे रही है, तो चेक करना जरूरी है कि कहीं आपकी थाली में भी नकली खाना तो नहीं। अयोध्या में चलाए गए विशेष अभियान के तहत 9,17,000 रुपए की खाद्य सामग्री सीज की गई। यहां से 462 किलोग्राम अवसर ब्रांड वनस्पति घी जब्त किया गया, जिसकी कीमत करीब 1,23,000 रुपए है। महालक्ष्मी अग्रवाल ट्रेडर्स से 1500 लीटर रिफाइंड सोयाबीन ऑयल के 100 टीन भी कब्जे में लिए गए। उधर हमीरपुर में करीब 1 क्विंटल नकली खोया जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर नष्ट करा दिया गया। साथ ही सरसों तेल के नमूने भी जाँच के लिए भेजे गए। कानपुर देहात में भी 4 बड़ी खाद्य तेल फैक्ट्रियों पर खाद्य विभाग ने छापा मारा, जिसमें करीब 30,000 नग खाद्य तेल पाउच, टीन और डिब्बे सीज किए गए। हमारी आपसे अपील है कि त्योहारों पर खरीदारी करते समय पैकिंग और गुणवत्ता की जांच जरूर करें, क्योंकि रंगों के इस त्योहार में मिलावट से सेहत का रंग बदल सकता है। शुद्ध खाना और पीना हमारा हक है, लेकिन कुछ मिलावटखोर अपने फायदे के लिए लोगों की जान के दुश्मन बन चुके हैं। राजस्थान के सीहोर में प्रशासन ने एक्शन लेते हुए 792 किलो नकली घी जब्त किया। ये तस्वीरें सीहोर की है, जहां बड़ी मात्रा में नकली घी बनाने का काम चल रहा था। ये फैक्ट्री 2 कमरे घर में चल रही थी, लेकिन इसमें कई किलो नकली घी बन रहा था और घी के टिन इसके सबूत हैं। एक कमरे में टिन के डिब्बे, पैकिंग का सामान, सांची में रैपर मिले हैं। तो वहीं जब जांच की गई तो पता चला कि इस फैक्ट्री में 792 किलो नकली घी है, जिसे जब्त कर लिया गया है। टीम को भनक लगते ही आरोपी मौके से फरार हो गए। वो व्यक्ति मौके पे था नहीं और उसको बुलाने का प्रयास किया जा रहा, वो अभी तक आया नहीं जी। तो जैसी भी स्थिति बनेगी, अगर नहीं आता है तो फिर जो आगामी कार्रवाई होगी। इस कार्रवाई के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ये गोरखधंधा कब से चल रहा था, नकली रैपर कहां से आते थे और इसके पीछे कौन लोग शामिल है। प्रशासन अब पूरे नेटवर्क और सप्लाई चेन की गहराई से जांच में जुट गया है। उधर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में फर्जी आईएएस अधिकारी बनकर ठगी करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पिछले कई महीने से जिले में सक्रिय रहकर लोगों को अपना शिकार बना रहा था। जानकारी के मुताबिक आरोपी का नाम रोहित है, जो मूल रूप से यूपी का रहने वाला है। आरोपी पिछले 1 साल से यहाँ किराए के मकान में रह रहा था। साथ ही कई मेडल भी घर में सजा रखा था, ताकि उस पर किसी को कोई शक न हो। सबसे बड़ी बात है कि आरोपी न केवल 10वीं तक की पढ़ाई कर फर्जी आईएएस अधिकारी बन बैठा है और लोगों को अपनी ठगी के जाल में फंसाकर आरोपी ने 3 लोगों से 2 लाख से ज्यादा की ठगी की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम गठित कर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। सोचिए जरा, जिस यूपीएससी की परीक्षा को निकालने के लिए स्टूडेंट दिन रात मेहनत करते हैं, वहीं 10वीं पास या आरोपी पिछले 1 साल से लोगों को बेवकूफ बनाकर उन्हें झांसा देकर उनसे ठगी करता रहा और पुलिस प्रशासन बेखबर रही। एआई समिट के दौरान मोदी सरकार के विरोध में नाम पर अब जब देश विरोधी एजेंडा चलाने वाले यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप कुछ ऐसा लग रहा है कि उन्हीं की शय पर समिट में भारत विरोधी नारे लगाए गए और शर्टलेस प्रदर्शन भी हुआ, जिसके बाद अब दिल्ली पुलिस ने उन्हें 4 दिन की कस्टडी में लिया है। गिरफ्तारी से पहले उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। इससे पहले उदय भानु से रात भर पूछताछ हो रही थी और सुबह गिरफ्तारी हो गई, जिस पर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। तानाशाह को किसी ने आईना दिखाया तो वो उसको जेल डाल देगा। और कांग्रेस डरपोक नहीं है, मोदी साहब खुद डरपोक है, अपने छाव से भी वो डरते हैं। वहीं उदय भानु की मां ने उन्हें भगत सिंह करार दिया है। आज भगत सिंह की जरूरत है हमें, और सभी नौजवानों से मैं आह्वान करती हूँ कि भगत सिंह बनो। जिस पर बीजेपी ने तंज कसा। वो अरेस्ट नहीं कराया तो उनको क्या भारत रत्न देखा, भारत की बदनामी करवाने के लिए। नंगे हो गए कांग्रेसी, पहले से नंगे थे लेकिन नंगापन दिखा दिया। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये मामला आने वाले दिनों में और गरमाने वाला है। यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर दी है। उन्होंने विरोधियों पर भी जमकर पलटवार किया और साथ ही आईपीएस अजय पाल शर्मा और आशुतोष ब्रह्मचारी की फोटो जारी कर सनसनी फैला दी। तस्वीर उन्हीं आईपीएस अजय पाल शर्मा की है, जिन्होंने माघ मेले में बटुकों के साथ बदतमीजी की थी। तस्वीर में अजय पाल शर्मा केक काट रहे हैं और आशुतोष ब्रह्मचारी और दूसरे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये अधिकारी एक हिस्ट्री सीटर के साथ एक पुलिस का बड़ा अधिकारी मिल करके सेलिब्रेशन कर रहा है। ये अपराधी और पुलिस का जो गठजोड़ है, ये चित्र बखूबी इस बात को कह रहा है।
अभिमुक्तेश्वरानंद का दावा है कि इसी दोस्ती के लिए आशुतोष ब्रह्मचारी ने झूठा मुकदमा दर्ज कराया ताकि आईपीएस के संत पर हाथ उठाने का मुकदमा गौण हो जाए। पूरी कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ, क्योंकि धर्म को दबाया जा रहा है, धर्म को शांत कराया जा रहा है। ये केवल शंकरा मुक्तेश्वरानंद जी ने पूरे हिंदू धर्म का अपमान है। इसी बीच कांग्रेस नेता अजय राय ने अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया है। लखनऊ विश्वविद्यालय का कैंपस एक बार फिर से जंग का अखाड़ा बन गया जब छात्र संगठन के लोग वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए पहुंच गए, जिसके बाद में पुलिस और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच में जमकर झड़प भी हुई। छात्रों का कहना है कि नमाज पढ़ने वालों पर देशद्रोह का केस हो, क्योंकि जिस तरह कल नमाज पढ़ी गई है उसके जरिए कैंपस को अशुद्ध किया गया है और उसी के शुद्धिकरण की बात करते हुए इस कैंपस में बड़ी तादाद में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाने लगा। हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा था कि पुलिस उन्हें रोकने के लिए पहुंच गई। इस दौरान प्रदर्शनकारी धरने पर बैठ गए। जिन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय के क्रांतिकारी शासक चौराहे पर नमाज पढ़कर अशुद्ध किया था, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। नारेबाजी और प्रदर्शन के बीच पुलिस से उनकी झड़प हुई क्योंकि छात्रों का गुट लाल बारादरी में घुसने की कोशिश करने लगा। आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है लाल बारादरी के अंदर। कह रहे हैं शिव जी का मंदिर है, देखिए फिर से झड़प हो रही है यहाँ पर। देखिए फिर से आगे निकल गए छात्र, यहाँ पर तोड़कर पुलिस को धक्का देकर आगे निकल गए, अंदर पहुंच गए हैं। जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। इन तस्वीरों में देखिए कैसे पुलिस उन्हें उठाकर ले जा रही है। तो वहीं 13 स्टूडेंट्स को लाल बारादरी में नमाज पढ़ने के लिए नोटिस जारी किया गया। अपने बेबाक अंदाज और हिंदू राष्ट्र के संकल्प के लिए चर्चित पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर से राजस्थान की वीर धरा से हुंकार भरी। धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं की घटती जनसंख्या पर सीधे शब्दों में अपनी बात रखी, जिसके बाद एक नई बहस छिड़ गई है। अजमेर में आयोजित एक कार्यक्रम में धीरेन्द्र शास्त्री के बयान ने सियासी और सामाजिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। घटते हिंदू बढ़ते मजहबी देश को बर्बाद करने की परिस्थिति पर जा रहा, हिंदू को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। न्याय हमारा हो जाएगा तो हम भी हिंदुओं की आबादी बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान पर आलोचकों की प्रतिक्रिया आने में भी देर नहीं लगी। वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए और साथ में ये भी कहा कि मजहबी लोग, उनकी तादाद ज्यादा बढ़ रही है और हिंदुओं की तादाद घट रही है। अब समझ में ये नहीं आता कि हिंदुओं की तादाद बढ़ने की फिक्र है इनको, घटने की फिक्र है इनको, या मुसलमानों की तादाद बढ़ने से डर लग रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ऐसे बयान सामाजिक समरसता को मजबूत करेंगे या नई बहस और विवाद को जन्म दे देंगे। यूपी में बोर्ड की परीक्षा अभी जारी है, लेकिन नकल माफियाओं का रिजल्ट आने लगा है। मैनपुरी से लेकर एटा तक कई नकल माफिया पकड़े गए हैं। यूपी पुलिस और एसटीएफ अब इन पर एक्शन भी ले रही है। सीएम योगी ने यूपी में सभी प्रकार के माफियाओं का साम्राज्य उजाड़ दिया है, तो नकल माफिया कैसे बच जाते, उनका भी इलाज होना शुरू हो गया है। इसका सबूत है ये 3 शहरों की तस्वीरें जहां नकल कराने वालों को योगी फोर्स ने दबोच लिया है। एसटीएफ ने मैनपुरी में छापेमारी करके सामूहिक नकल पकड़ी। मौके से 6 सॉल्वर को गिरफ्तार किया है। ये सब स्कूल के पीछे कॉपियां लिख रहे थे। चंदौसी में परीक्षा केंद्रों के औचक निरीक्षण करने पहुंची शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने नकल माफिया को सख्त चेतावनी दी है। ये डंडे वाली सरकार है योगी जी की। अगर कोई नकल करेगा तो आजीवन कारावास होगा, एनएसए लगेगी और जेल में रहेगा। सीएम योगी तो पहले ही नकल माफियाओं पर स्ट्राइक करने की बात कह चुके हैं। जैसे माफिया की कमर तोड़ी गई है, नकल माफिया की कमर को भी वहां बैठ करके ऐसे तोड़ना है। उत्तर प्रदेश एक इन्वेस्टमेंट हब के रूप में उभर रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सिंगापुर दौरे पर हैं। पहले दिन जहां 7,000 करोड़ के एमओयू पर साइन हुए, तो आज ये आंकड़ा 1 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। एक के बाद एक बैठकें और एक के बाद एक एमओयू बता रहे हैं कि विदेशी निवेशकों को यूपी भा रहा है। इसी का नतीजा है कि सिंगापुर दौरे के पहले दिन 6,650 करोड़ तो दूसरी तरफ 1 लाख करोड़ का निवेश और 60,000 करोड़ के एमओयू हुए हैं। और ये सिर्फ झांकी है, क्योंकि योगी का अगला पड़ाव जापान है। 1 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें 60,000 करोड़ के एमओयू हमारी जो टीम है इन्वेस्ट यूपी के साथ में अब तक यहाँ पे संपन्न हो चुके हैं। यानी योगी का विजन क्लियर है, यूपी के साथ देश का विकास। और जिस तरह से सिंगापुर में एमओयू हुए हैं, वो प्रदेश के विकास का रोड मैप है, जिससे विकास के साथ साथ रोजगार भी मिलेगा। सिंगापुर में सीएम ने बताया कि बीमारू राज्य से उठाकर विकास की दौड़ में शामिल होने से यूपी को लेकर इन्वेस्टर्स का विजन बदला है, यानी 360 डिग्री बदलाव आया है।
यूपी में योगी कैबिनेट में फेरबदल और विस्तार की चर्चा फिर से तेज है, जिसकी चर्चा बीते कई दिनों से चल रही थी, लेकिन इसमें एक नया एंगल भी देखने को मिला है। दरअसल अंदर खाने तीसरे डिप्टी सीएम को बनाने की चर्चाएं तेज हैं। संगठन और सरकार ने ये स्ट्रेटेजी 27 को ध्यान में रखकर बनाई है। यानी प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के अलावा एक तीसरा डिप्टी सीएम भी होगा। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार में किसी बड़े चेहरे को अब तीसरे डिप्टी सीएम के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है। बीजेपी तीसरा डिप्टी सीएम दलित समाज से दे सकती है, क्योंकि सीएम योगी ठाकुर बिरादरी से हैं, केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी, जबकि ब्रजेश पाठक ब्राह्मण समाज से आते हैं। हालांकि पार्टी के पास क्षेत्रीय समीकरण को संतुलित करने का भी दबाव है। उत्तर प्रदेश में संगठन और सरकार में अगले 1 महीने में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। योगी केशव मौर्य के साथ साथ ही पंकज चौधरी पूर्वांचल से हैं, तो ब्रजेश पाठक अवध से हैं। ऐसे में तीसरा डिप्टी सीएम पश्चिमी यूपी से होने की बहुत संभावना है। उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए अखिलेश यादव हर स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने नई बिसात बिछाई है। सीएम योगी को टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कंपनी का सहारा लिया है, जो कि सपा की चुनावी स्ट्रेटेजी बनाएगी। क्योंकि अखिलेश जानते हैं कि सीएम योगी को सत्ता से हटाना इतना आसान नहीं है। विकास के विजन के साथ आगे बढ़ रहे योगी आदित्यनाथ को टक्कर देने के लिए अब सपा की साइकिल पीके चलाएंगे। दावा है कि अखिलेश दिल्ली के बाद बंगाल दौरे के दौरान पीके से मिल चुके हैं और इसी के साथ अब प्रशांत किशोर की टीम जल्द लखनऊ में काम संभालने वाली है। पीके का डेटा, ग्राउंड वर्क और मॉडर्न कैंपेनिंग पर फोकस रहता है और लगभग हर विचारधारा की पार्टियों के साथ काम किया है। जेडीयू, आप, वाईएसआरसीपी, डीएमके, टीएमसी जैसी पार्टियों के लिए पीके काम करके इनके नेताओं को जीत दिला चुके हैं और अब समाजवादी पार्टी भी लिस्ट में शामिल हो रही है। लोकसभा चुनाव में अखिलेश की साइकिल जमकर दौड़ी थी और अब अखिलेश 2027 में साइकिल को फिर दौड़ाकर किसी भी हालत में सत्ता हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अखिलेश के लिए ये इतना आसान नहीं है। यूपी में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा होती है ना। एआईएमआईएम ने यूपी में योगी सरकार से ईद पर पुष्प वर्षा की मांग कर डाली है। जिला प्रशासन को दिए गए अपने ज्ञापन में पार्टी ने ईद की नमाज के दौरान हेलीकॉप्टर से नमाजियों पर पुष्प वर्षा कराने की मांग की है। ठीक वैसे ही जैसे कुंभ मेले में श्रद्धालुओं और कांवड़ मेले में कांवड़ियों को सम्मान दिया जाता है, अब भाईजान चाहते हैं कि ईद के दौरान भी सरकार ऐसा करे। अपनी इस मांग को लेकर एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया और नुमाइश मैदान में नमाज पढ़ने और पुष्प वर्षा की मांग की। जब कांवड़ यात्रा या कोई अयोध्या में कोई आयोजन हो तो मथुरा, अयोध्या, काशी, उत्तराखंड में तमाम लोगों पर सरकारी पैसे से वो भक्तों पर पुष्पों की वर्षा करते हैं। उनकी इस मांग पर मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा, पुष्प वर्षा से खुदा खुश नहीं होगा। पुष्प वर्षा से खुदा राजी होने वाला नहीं, अच्छे आमाल, नेक काम करने से खुदा राजी होता है। लेकिन वो ये बताना भूल गए कि अजमेर समेत कई दरगाहों पर फूल चढ़ाने का रिवायत है। सैफुल्लाह ग्रुप के खात्मे के बाद मुनीर और आतंकी आका घुसपैठ की नई कोशिशों में जुट गए हैं। वो बर्फ से ढके हुए पहाड़ों और जंगलों का रूट ले सकते हैं, लेकिन इस बार उनके सामने होंगे स्नो लेपर्ड, जो उनकी एक आहट पर उन्हें चीर कर रख देंगे। ये जम्मू कश्मीर पुलिस के नए कमांडो हैं, जो कर रहे हैं बर्फ से ढकी चोटियों और वादी के दुश्मनों से सुरक्षा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंक से लड़ने के लिए बनाए गए एसओजी में से एक एलीट टीम तैयार की है। जब से आतंकवादियों ने बर्फीली वादियों में और जंगलों में छुपने की रणनीति शुरू की, तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये उन्हें काउंटर करने के लिए फोर्स बनाई है। ये लेपर्ड बर्फ में चलने के साथ साथ ही बर्फ में छिपने में भी माहिर है। इनकी खास पोशाक भी इसमें मददगार बनती है। जैसे ही इन्हें इनपुट मिलता है, ये बर्फीली चोटियों पर सर्च ऑपरेशन में जुट जाते हैं। ये जल, थल और वायु तीनों जगह में लड़ने से सक्षम बनाई गई है और इसे भारतीय सेना के पैरा कमांडोज के अंडर ट्रेन किया गया है। अत्याधुनिक हथियारों से लैस ये जवान रात के वक्त भी अपने ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं।